नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और हमने पिछले वीडियो में जो जो कक्षा 10 के लिए जो इतिहास की पुस्तक चलती है सामाजिक विज्ञान के तहत, उसका पहला चैप्टर देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज हम देखेंगे उसका अगला चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। और आप कॉपी में नोट भी करते जाइए ताकि आपको जब आगे जरूरत पड़े तो आप उसका रिवाइज कर सके। अपने पिछला पार्ट भारत में राष्ट्रवाद देखा था, यूरोप में राष्ट्रवाद देखा था, लेकिन उसका अगला कड़ी यहाँ है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अपना पहला ही क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1919 में। बताइए, हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गांधी जी जो है जब ब्रिटेन से जब शिक्षा प्राप्त करके भारत आए थे तो वह किसी केस के सिलसिले से, गुजरात में जो दादा अब्दुल्ला का एक केस था उसके सिलसिले से वो अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद वह वहीं जो इंडियंस रह रहे थे अफ्रीका में उनके हितों के लिए वहीं सत्याग्रह आंदोलन वगैरह करते रहे। लेकिन अंत में वह भारत परमानेंट रूप से भारत लौटेंगे अफ्रीका से। तो वह ये पूछ रहा है कि वह भारत कब लौटे थे। तो अपना आंसर हो जाएगा 1915 और तारीख थी 9 जनवरी। ध्यान रखना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इसी दिन हम विश्व आप्रवासी दिवस भी मनाते हैं अपना। इसी दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, आप्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो इतनी ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन हम आप्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका 1915। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह कब किया था। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, ये चंपारण जगह पड़ती है बिहार में और ये खेड़ा पड़ता है गुजरात में। तो आपको बताना है कि यहाँ दोनों जगह सत्याग्रह गांधी जी ने कब किए थे। तो गांधी जी 1915 में भारत से अफ्रीका से भारत आ रहे हैं। एक साल वह भारत घूमेंगे और भारत के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह यहाँ पे सत्याग्रह की शुरुआत कर देंगे या आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। तो ये पूछ रहा है कि उन आंदोलनों की कड़ी में एक चंपारण आंदोलन है और एक खेड़ा सत्याग्रह है। ये गांधी जी ने कब किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1919 है, 1920 है, 1917 है और 1916 है। आपको राइट आंसर बताना है, तो आप बताइए। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1917। अपना राइट आंसर हो जाएगा 1917। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था और उसके अगले साल, हालांकि 1918 में खेड़ा किया था, लेकिन ऑप्शन में 1917 दे रखा है, तो खेड़ा उन्होंने 1918 में किया था। ध्यान रखना है। तो चंपारण तो किया उन्होंने 1917 में और खेड़ा किया 1918 में। तो इसमें 1918 है नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917। इसके अलावा अगर देखें तो 1919 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं, 1919-20 में। हालांकि 1920 में इस आंदोलन को शुरू किया था, 1920 में शुरू किया था, लेकिन 1919 में आपको ध्यान रखना है एक रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था 1919 में, जिसको हम बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं। इस कानून के तहत जो ब्रिटिश है किसी भी व्यक्ति को शक या संदेह के आधार पे बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको जेल में रख सकते हैं। तो ये रोलेट एक्ट था। और इसी के दिन आप 1919 में एक और घटना ध्यान रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। या जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यह 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919। कौन सा हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
और ये जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? अमृतसर, अमृतसर पंजाब में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, अमृतसर में पड़ता है। और चूंकि रोलेट एक्ट उन्होंने कानून लेके आए थे, तो इस कानून का लोग विरोध कर रहे थे जगह जगह, और इसी के सिलसिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा 13 अप्रैल 1919 को। 1916 देखे तो ये 1916 है गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति। गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में होती है। गांधी जी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति भारत में ये 1916 में होती है, जब वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने जाते हैं उपस्थिति। तो ये पहली गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में वह हिस्सा लेने जाते हैं। और 1920, ये ध्यान रखना, 1920 यहाँ गांधी जी ने कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। गांधी जी का आगमन 1915 में हो रहा है, ये गांधी जी का आगमन हो गया। उसके अगले साल गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति। उसके आगे 1916 में आ जाओ, ये 1916 में जब ये उपस्थिति के बाद 1917 में आ जाओ तो चंपारण सत्याग्रह करेंगे। और उसके आगे जाओगे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह करेंगे। 1919 में जाओगे रोलेट एक्ट आएगा और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। और 1920 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जाएगा? असहयोग आंदोलन। इतनी बातें हमको इसमें ध्यान रखनी है। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है गांधी जी से संबंधित, क्योंकि इस पार्ट में हम भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो अगला ही क्वेश्चन हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? ये अपन ने अभी डिस्कस कर लिया इसके ऊपर। तो 13 अप्रैल 1919 अपना आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? खिलाफत जो समिति है, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन तो चला ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक आंदोलन और चल रहा था जिसको हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। तो आपको ये बताना कि खिलाफत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? अपना प्रश्न है खिलाफत समिति का गठन क्या जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी या फिर मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा? आप अपना आंसर बताइए। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। ये इन दोनों को हम अली बंधु भी बोलते हैं, अली बंधु या अली भाई, ये दोनों भाई है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत समिति का गठन किया था। बाद में खिलाफत आंदोलन का जो विलय है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के साथ करेंगे और दोनों आंदोलन साथ में चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है खिलाफत समिति मोहम्मद अली और शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता भी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? बताइए, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, इसकी स्वीकृति प्रदान कौन से अधिवेशन में की गई थी? क्या नागपुर अधिवेशन में, पूना अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या फिर मुंबई अधिवेशन में? इनमें से कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की थी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा? तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का होगा, उस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा और पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। इस बात की स्वीकृति कांग्रेस ने अपने कौन से अधिवेशन में दी है? नागपुर अधिवेशन में। ये ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन। और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो ही जाती है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कौन से में? 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने क्या दे दी है? स्वीकृति दे दी है। अगला हमारा टॉपिक है या अगला हमारा प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको एक ऑप्शन पे टिक लगाना है, एक ऑप्शन आपका आंसर होगा इसमें से। क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, या फिर लाला लाजपत राय ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर महात्मा गांधी ने? चारों में से आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा
गांधी के द्वारा 1909 में। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वराज पार्टी का गठन। ये स्वराज्य या स्वराज पार्टी है, इसका गठन बताइए आप कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्या सीआर दास या मोतीलाल नेहरू, या फिर अंबेडकर या जिन्ना, या फिर गांधी और पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू? इन चार ऑप्शन में से आप बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। अब आप बताइए कि इनमें से किन्होंने इनका गठन किया था 1923 में? तो अपना आंसर हो जाएगा सीआर दास, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलके एक पार्टी बनाई थी 1923 में, जिसको हम बोलते हैं स्वराज पार्टी या स्वराज्य पार्टी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सीआर। सीआर का मतलब चित्तरंजन दास। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा कौन सी पार्टी का गठन किया गया है? स्वराज पार्टी का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी? पूर्ण स्वराज्य का तात्पर्य है कि पूरी स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब है अधिराज्य का दर्जा, जिसमें सत्ता तो भारतीय चलाएंगे, लेकिन जो सत्ता प्रमुख होंगे, जो प्रमुख होगा वो एक ब्रिटिश होगा, एक अंग्रेज होगा। इसको हम डोमिनियन स्टेट बोलते हैं, अधिराज्य बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो 1929 में, ध्यान रखना, ये अधिवेशन 1929 में होगा, और ये अधिवेशन होगा लाहौर में। कब होगा? लाहौर में होगा। और कब होगा? 1929 में। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी, और इसके अध्यक्ष भी, ध्यान रखना, कांग्रेस के लाहौर अध्यक्ष जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष है नेहरू, पंडित नेहरू। ध्यान रखना है, कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन है? पंडित नेहरू। और ये अधिवेशन हो रहा है 1929 में, और इसमें नेहरू जी के द्वारा मांग रखी जाती है कि हम पूर्ण स्वराज्य से कम किसी पे राजी नहीं होंगे। तो कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। ठीक है, इतनी बातें इस अधिवेशन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। और इसी अधिवेशन में एक बात और तय की गई थी कि हम स्वाधीनता दिवस भी मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। कि हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और वह दिवस मनाएंगे कब? 26 जनवरी को। हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930, क्योंकि दिसंबर 1929 में तो ये होता ही है। दिसंबर 1929 में तो लाहौर अधिवेशन होता है, इसके बाद 1930 का साल आ रहा है। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि हम इस दिन स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और ध्यान रहे, इसी दिन को याद रखने के लिए जो संविधान है उसको 2 महीने लेट लागू किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जबकि क्योंकि आप देखोगे संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को लागू करने का जो कारण है वो यही है कि 26 जनवरी 1930 के दिन हमने क्या मनाया था? स्वाधीनता दिवस मनाया था। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम ये दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। अब हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने किस स्थान से नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत। तो गांधी जी ने सविनय, पहला अपना असहयोग आंदोलन हो गया 1920 में, बाद में असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाएगा 1922 में। 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, चोरा चोरी कांड। उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेंगे। उसके बाद देखोगे तो गांधी जी एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये शुरू करेंगे 1930 में। 1930 में गांधी जी एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, या उन्होंने किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन ये अपना प्रश्न ये पूछ रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून कहां से तोड़ा था, और जहां से उन्होंने नमक कानून तोड़ा था वहीं से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। तो आपने दांडी यात्रा का नाम सुना होगा। तो दांडी यात्रा नमक कर के खिलाफ की गई एक प्रमुख यात्रा या प्रमुख पैदल मार्च था, और यहीं पे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कहां पे? दांडी पे। और यहीं से हम किसकी शुरुआत मानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल। कब? 6 अप्रैल 1930। तो दांडी यात्रा के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। नई स्लाइड ले लेते हैं अपन।
दांडी यात्रा। तो गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी अपने साबरमती आश्रम से, और कहां तक गई है? दांडी तक, गुजरात में। और इसकी शुरुआत कब होती है? हम लेते हैं इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930, और यहाँ 5 अप्रैल तक या 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक हम इस यात्रा को मानते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कि नमक पे टैक्स लगा दिया था, उस टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने ये यात्रा का आयोजन किया था। और इस यात्रा में देखे तो गांधी जी के साथ उसके 78 अनुयायी ये शामिल थे। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक इस यात्रा का क्या किया था? आयोजन किया था। और इसके तुरंत बाद हम क्या मानते हैं? कौन से आंदोलन की शुरुआत मानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। जैसे ही यह दांडी यात्रा समाप्त हुई, इसके तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? दांडी। यहां से नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ कौन सा समझौता था जिसके तहत दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें प्रदान की गई? यानी कि इनमें से आपको वह समझौता बताना है जिसके तहत महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। उसके तहत जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग थी, या जो प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था दलितों को, वह समाप्त कर दिया गया, और उनको उनके अलग से उनके लिए आरक्षित सीटें रिजर्व कर दी गई। तो कौन से समझौते के तहत ऐसा हुआ था आपको बताना है? पूना पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, या फिर दलित पैक्ट? तो अपना आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट या पूना समझौता। यह हुआ था 1932 में। तो 1932 का पूना समझौता, अगर आपको यह पूछा जाए कि बताइए पूना पैक्ट या पूना समझौता किनके बीच हुआ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य। कब हुआ? 1932 में। और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत यह किया गया कि दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में क्या आरक्षित की गई? उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई। और आपको इससे पहले क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड ने, उन्हें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसके तहत दलितों को क्या दिया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था। लेकिन उस प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था, उसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। तो गांधी जी का मानना था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इनको दलितों को अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन मिल गया तो वह भी मुसलमानों की तरह हिंदुओं से अलग कर जाएंगे। तो गांधी जी इस बात को लेकर अनशन पर बैठ गए थे। और फिर इसी बात को दबाव जब अंबेडकर पर डाला गया कि आप समझौता करिए गांधी जी से, तो उन्होंने मजबूर होकर गांधी जी से समझौता किया। और उस समझौते के तहत उन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग छोड़ दी, और उसकी जगह उनको आरक्षित सीटें दी गई। ये है हमारा पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो अपना हो जाएगा पूना समझौता। अब इसमें और ऑप्शन भी दिए गए हैं, उसमें भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें एक और है गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ये गांधी जी और ये लॉर्ड इरविन के मध्य होता है। ये वायसराय है उस समय भारत के, लॉर्ड इरविन। ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच होता है 5 मार्च 1931 को। और इस पैक्ट के तहत यह तय होता है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाएंगे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन चल रहा था उस समय लंदन में। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन जाएंगे। इस आंदोलन के इस पैक्ट के तहत ये तय हुआ था। लखनऊ पैक्ट भी देखते हैं तो ये 1916 में होता है। इसके तहत जो है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है। तो ये अपनी इसके बारे में बात हो गई। तो अपना इसका तो राइट आंसर पूना पैक्ट हो जाएगा। अब हम कुछ खालिस्तान देखते हैं। खालिस्तान में आपको बताना है कि इस खालिस्तान में क्या आएगा। और एक ना राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो ये पूछा, ये चाह रहा है कि बताइए वंदे मातरम गीत किनके द्वारा लिखा गया है। तो वंदे मातरम गीत अपना है
बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत माता की जो विख्यात छवि है वो किसने बनाई है? जो आपने तस्वीरों वगैरह में भारत माता का चित्र देखा होगा, एक महिला जो कि हाथ में तिरंगा और तिरंगे रंग की जो साड़ी पहने हुए आपने देखा होगा, उस चित्र की या उस छवि की बात हो रही है। तो ये पहली बार ऐसा चित्र किसने बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पहली बार भारत माता की छवि एक महिला के रूप में बनाई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, भारत माता की छवि जो है विख्यात छवि है, उसको पहली बार चित्रित किया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम जो गीत लिखा गया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला ये प्रश्न है कि अछूतों को हरिजन कहकर किसने पुकारा था? अछूतों या दलितों को सबसे पहले हरिजन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा पहली बार कहा था। महात्मा गांधी ने पहली बार अछूतों को कौन सा नाम दिया है? हरिजन। उनका मानना था कि जो अछूत है वह हरि के जन है या ईश्वर के जन है, इसलिए उन्होंने। क्वेश्चन है हमारा, सेकंड गोलमेज सम्मेलन या दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये अभी हमने पहले देखा था कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा होता 1931 में। 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, ध्यान रखना। पहला गोलमेज सम्मेलन मैं बता दूं 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस प्रकार करके और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं? लंदन में। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन के बारे में अपनी बात होगी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था, संपन्न हुआ था लंदन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या किया है? निर्णय किया है। इस बारे में मैंने अभी कहा था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कौन सी घटना के बाद लेने का निर्णय किया था? तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसमें एक ऐसी घटना घटी जिससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना उचित समझा और वापस लिया और वहीं स्थगित कर दिया। तो उस घटना का नाम है चोरा चोरी। हम उसको बोलते हैं चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड ये घटना होती है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक स्थान है चोरा चोरी। वहां पे एक घटना होती है जिसमें जो उपद्रवी है या जो आंदोलनकारी है उनकी भिड़ंत पुलिस वालों से होती है और वह पुलिस वालों को नजदीकी थाने में जो है बंद करके उनको आग लगा देते हैं। तो और पुलिस वाले जिंदा जलाए जाते हैं। इस घटना से आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि क्योंकि गांधी जो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं और हिंसा अगर उनके आंदोलन में हो रही है तो ऐसे में गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए गांधी जी ने इतनी बड़ी हिंसा को देखते हुए असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। बाद में 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बैठक में यह प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? चोरा चोरी कांड। और चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। और चोरा चोरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये सारे अपने हो गए। इसमें वंदे मातरम हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारत माता की विख्यात छवि अवनींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने हरिजन कहा है, अछूतों को हरिजन कहा है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, और यहाँ चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस। अब हमारे पास कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न है इस पार्ट से, जिनके एक लाइन में आपको आंसर देने हैं। अब अपने पास कुछ 1 लाइन वाले क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें यह है, पूछ रहा है कि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री जो मांगे हैं वह कौन से वायसराय को सौंपी थी? कितनी मांगे? 11 सूत्री। 11 सूत्री में कुछ 11 मांगे गांधी जी ने रखी थी। तो ये पूछ रहा है कि वह कौन से वायसराय के सामने अपनी 11 मांगे गांधी जी ने रखी थी? अभी हमने एक समझौता देखा था, गांधी इरविन पैक्ट। तो यह जो लॉर्ड इरविन है
लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने अपनी कौन सी सूत्री 11 सूत्री मांगे रखी थी। उनमें गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, जिसमें से कुछ मांगे मान ली गई और कुछ मांगे नहीं मानी। ठीक है, तो 11 सूत्री मांगे कौन से वायसराय के सामने गांधी जी ने रखी थी? लॉर्ड इरविन में। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए 11 सूत्री मांगे किसने रखी थी? तो गांधी जी ने, लॉर्ड इरविन के सामने। अगला है हमारा कि साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था। बताइए कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि साइमन कमीशन, पहले तो आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन कब आया है भारत? 1928 में आ रहा है, 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ रहा है और इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य हैं। इसी कारण इसका विरोध हो रहा है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो इसके विरोध का कारण क्या है कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है। किसमें? साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। और विरोध स्वरूप साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। जब यह बंबई पहुंचा तो इन्हीं नारों के साथ इसका क्या हुआ? स्वागत हुआ। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बारे में ध्यान रखना है। 1928 में भारत आ रहा है, 7 सदस्यीय आयोग है और इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है। इस कारण इसका क्या हुआ है? विरोध हुआ है। ये साइमन इसके अध्यक्ष है, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका काम ये था कि जो 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी जांच करना कि क्या भारत को उत्तरदायी शासन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या भारतीय में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, क्या भारतीय इस लायक है कि उनको उत्तरदायी शासन दिया जा सके। ये सब जांच करना इसका काम था साइमन कमीशन का। तो इसका विरोध हुआ, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब गठित हुआ। ये इसमें अभी अपने देखा था कहां पर गठित हुआ, चोरा चोरी कांड कहां पर गठित हुआ। तो अभी हमने देखा था कि 5 फरवरी 1922 को यह कांड होता है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के कहा? गोरखपुर जिले में यह कांड होता है। तो कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को यह कांड होता है और उत्तर प्रदेश के कहा? गोरखपुर जिले में यह कांड होता है। तो आपको ध्यान रखना है चोरा चोरी कांड कहां पर होता है? गोरखपुर में, 5 फरवरी 1922 को। अगला हमारा प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बागान से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बताइए कौन सा अधिनियम था जिसके तहत जो चाय के बागानों में काम करने वाले जो मजदूर थे वे बागान से बाहर नहीं जा सकते थे बिना इजाजत। बिना इजाजत के वे बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसा कौन सा अधिनियम था? तो ध्यान रखना, ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये जो है इस एक्ट के तहत, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत कोई भी जो मजदूर है जो चाय के बागानों में काम कर रहा है वह बिना मालिक की अनुमति के बागान से बाहर नहीं जा सकता। ध्यान रखना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत कोई भी मजदूर चाय के बागानों में काम करता है तो वह बिना अनुमति के बागान से बाहर नहीं जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर गुरिल्ला गुरिल्ला आंदोलन चला। गुरिल्ला आंदोलन, तो ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां हैं। आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन चलाया गया है। क्योंकि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? तो पीछे से वार करना, या जैसे अगर कोई आ रहा है तो पीछे छुप जाना और फिर बाद में छुप के उसके ऊपर वार करना, इसको हम गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली बोलते हैं। ऐसी असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो गुरिल्ला आंदोलन चलाया गया था वो आंध्र प्रदेश में चलाया गया। तो आंध्र प्रदेश में गुडेम जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये आंदोलन चलाया गया था। तो ध्यान रखना है गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में चलाया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। और ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है? जिसके तहत चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूर वहां से बाहर नहीं जा सकते। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1928। और कहां पर हुआ? गोरखपुर। साइमन कमीशन में कितने सदस्य? 7। भारत कब आया? 1928। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। और गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग कौन से वायसराय को होगी? लॉर्ड इरविन को। इतनी बातें हमको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ बड़े प्रश्न और देख लेते हैं इस पार्ट से।
अगला हमारा प्रश्न है, कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न हम इस पाठ से देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, सत्याग्रह से आप क्या जानते हैं? सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी को जब जब भी आप पढ़ोगे तो आपको सत्याग्रह और अहिंसा तो बार बार आपके सामने ये शब्द तो आएंगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना सत्याग्रह क्या है, अहिंसा क्या है। अहिंसा का तात्पर्य है कि मन वचन से या मन कर्म से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, ये तो हम अहिंसा है। लेकिन सत्याग्रह क्या है? नाम से अगर आपको पता लग रहा है, सत्य पर आग्रह है। जानना सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह है। ये सत्य की शक्ति पर आग्रह, अर्थात यदि आपका उद्देश्य सच्चा है तो अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं हो। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है, यही सत्याग्रह है। तो क्या समझे सत्याग्रह से? यानी कि ऐसा उद्देश्य जो सत्य पर आग्रह हो। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, और आपका हथियार क्या है? अहिंसा। अहिंसा आपका प्रमुख हथियार है। अहिंसा आपका प्रमुख हथियार होता है किसी भी सत्याग्रही के लिए। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह, यानी कि सच्चा उद्देश्य, और सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए किसी भी सत्याग्रही को शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती। और गांधी जी का ये और मानना था कि सत्याग्रह कायरों का काम नहीं है। कोई भी सत्याग्रह की पालना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में भय या डर नहीं हो। ठीक है, सत्याग्रह का अपना यह अर्थ हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया? ये अपने पहले देखा था कि रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में। तो इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस अधिनियम में यह कहा गया था कि अंग्रेज जो है किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में रख सकते हैं, संदेह के आधार पे भी। तो इस एक्ट का विरोध करने का कारण यही था कि सिर्फ संदेह के आधार पे आप बिना मुकदमा चलाए, जिसको वकील करने की भी इजाजत नहीं है, इसको हम बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं, या काला कानून। तो इस एक्ट के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का क्या मिल गया था? अधिकार। ये है रोलेट एक्ट। कि इस एक्ट के तहत सरकार को बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को, या कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती है इस आंदोलन, इस एक्ट के तहत। इसी कारण इस एक्ट का भारतीयों ने क्या किया? विरोध किया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया? इस पे हम चर्चा पहले कर चुके हैं। क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक उग्र भीड़ ने जो गोरखपुर में जो चोरा चोरी कांड किया था, जिसमें पुलिस वालों को उन्होंने थाने के अंदर जिंदा जला दिया था, उस कारण गांधी जी आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या किया? निर्णय कर लिया। तो ध्यान रखना है, चोरा चोरी कांड के बाद फरवरी 1922 में उग्र भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। अंततः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अहिंसक होता देखकर इसको बंद करने का क्या किया? निर्णय किया और असहयोग आंदोलन वापस लिया। ठीक है, इन कारणों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया, चोरा चोरी कांड के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन तो आपको पता ही है कि 1919 के एक्ट, जो 1919 का अधिनियम आया था, उसकी जांच करने के लिए यह कमीशन नियुक्त किया गया था। और 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया था। तो इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन, ये इसका अध्यक्ष भी था, इसलिए इसके नाम पर हम इसको साइमन कमीशन कहते हैं। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। लेकिन एक भी भारतीय, क्योंकि इसमें 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, और 7 सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण साइमन कमीशन वापस जाओ, इन नारों के साथ इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। कौन से नारों के साथ? साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक। साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928। कितने सदस्य? 7।
और कितने भारतीय सदस्य? कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। अध्यक्ष कौन? सर जॉन साइमन, ठीक है ना। और इसका कार्य क्या? भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए इस कमीशन को नियुक्त किया गया था कि आप जाइए तो आप पता करिए कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था वो कैसे चल रही है, क्या भारतीयों में नेतृत्व की क्षमता है, क्या भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, क्या उत्तरदायी शासन भारतीयों को प्रदान किया जा सकता है। आप वहां की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली जाके पता करिए या जांचिए, इस कारण इसको नियुक्त किया गया था। तो आप अपना आंसर साइमन कमीशन के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ बड़े क्वेश्चन पे और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आपको बड़े क्वेश्चनों में हम देखने को मिलेंगे, गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यक्रम कब चलाया गया, क्या क्या कार्यक्रम थे, और उन कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित किया गया, बाद में असहयोग आंदोलन वापस कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, ये सब आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो आपको मूल मूल बातें ध्यान रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। तो पहला तो क्रिप्स मिशन की असफलता, और द्वितीय विश्व युद्ध से अपने असंतोष के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नहीं, ये क्रिप्स मिशन की असफलता। साइमन कमीशन, ये यहाँ क्रिप्स मिशन नहीं है, साइमन कमीशन है, ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन तो 1942 में आएगा, साइमन कमीशन भी नहीं है। तो ये गांधी जी द्वारा चलाए गए ये असहयोग आंदोलन नहीं है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है ये बातें। तो आपको यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन करना है, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, 1942। तो आपको ये बताना है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन आपको करना है। तो ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। तो वह भी अपने उद्देश्य में क्या रहा? असफल रहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था उस समय 1945 से 1945 तक। तो क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध से अपने असंतोष के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो पहला तो क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन जो आया 1942 में, वह भी अपने उद्देश्य में असफल रहा, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीयों को बिना उसकी अनुमति के धकेल दिया गया था, उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। तो इन सबसे असंतोष होकर गांधी जी ने एक अंतिम महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1942 में। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने के लिए कहा कि आप पूरी तरीके से हमें भगवान भरोसे छोड़ के आप चले जाइए। गांधी जी का मानना था कि गांधी जी को एक और आशंका थी कि हो सकता है कि भारत पर जापान आक्रमण कर दे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जापान ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए उनको लग रहा था कि जापान भारत पे आक्रमण कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके अंग्रेज भारत को भारतीयों के हवाले करके लौट जाए। तो इस आंदोलन में पूरी तरीके से यानी पूर्ण रूप से भारत को आजाद करने की बात कही गई थी। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित एक कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में रखा गया था। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाएगा या पूछा गया है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब रखा गया था? 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी, उसमें यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। और ध्यान रखना है कब रखा गया था? 14 जुलाई 1942 को। कहा? वर्धा में। ठीक है, तो ये तीन बातें अपनी हो गई। दूसरा है 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। और अगले ही दिन कब? 9 अगस्त को इस आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान रखना 14 जुलाई 1942 को तो वर्धा जो समिति कांग्रेस कार्य समिति उसमें यह प्रस्ताव रखा जाता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया कि हाँ हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि ऐसे ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। और उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को यह आंदोलन शुरू भी हो जाता है।
और गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था जिसको हम बोलते हैं डू एंड डाई, या करो या मरो। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। क्योंकि गांधी जी ने उस बारे में कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, या तो करो या मरो। उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास अंतिम मौका है जिसमें हम पूरी जी जान लगा देंगे यहाँ से अंग्रेजों को विदा के लिए, हम अपनी आजादी के लिए यहाँ से पूरी जी जान लगा देंगे। अगला है हमारा कि इस आंदोलन के दौरान लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए और बड़े बड़े जुलूस निकाले। हालांकि आंदोलन जैसे शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद जो प्रमुख नेता थे उनको तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त चलता रहा। और काफी बार पूछा जाता है कि बताइए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया, ये आंदोलन स्वतः ही चल रहा था, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को तो पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो इसलिए स्वतः ही लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे थे और स्वतः ही बड़े बड़े जुलूस, नारे, गीत गा रहे थे। ये हो गया। इसके बाद देखा, यह आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान सभी ने इस आंदोलन में क्या लिया था? भाग लिया था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भी भाग लिया था। भूमिगत होकर इन्होंने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, लोगों को जागरूक किया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंदोलन से जोड़ा था। इस आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। इसमें प्रमुख महिलाएं देखना, बंगाल की मातंगिनी हजारा, असम की कलकत्ता बरुआ और उड़ीसा की रमा देवी। ये कुछ नाम ध्यान रखना है, कुछ महिलाओं के नाम ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि ये कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है। जैसे कि बंगाल की मातंगिनी हाजरा, असम की कलकत्ता बरुआ और उड़ीसा की रमा देवी, ये तीनों महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको ये कुछ 8-10 बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध से असंतोष होकर गांधी जी ने ये अंतिम अपना महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही। इसके अलावा किसान है, मजदूर है, छात्र है, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लिया। और 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा कार्य समिति में यह प्रस्ताव रखा गया भारत छोड़ो। और बाद में 8 अगस्त 1942 को जो बंबई में जो ग्वालियर टैंक मैदान में जो आयोजित की गई थी कांग्रेस कार्यकारिणी की सभा, उसमें इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कर दी गई? शुरुआत भी हो गई। ठीक है, बंबई से अगर शुरुआत हो जाए, बंबई से ही मानते हैं हम इसकी शुरुआत। और ये सारा अपन को इस बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपन को भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार योगदान दिया? आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार योगदान दिया। आपको किताब में भी दिया गया अच्छे से, अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी बातें आपको किताब में मिल जाएगी। लेकिन किताब में अलग तरीके से दिया गया है, यहाँ थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो आप जरूर समझो, किताब में जरूर, कॉपी में जरूर आप ये बातें नोट कर ले, ताकि आप जब एग्जाम टाइम पे आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगा। हालांकि इसमें कुछ 1 लाइनें दिए गए, लेकिन आपको वहां अगर निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आता है तो आप पॉइंट लिखने और पॉइंट में थोड़ा वर्णन करके ऐसे आपको पूरा जो शब्द आपको दिए जाएंगे उन शब्दों में आपको लिखना। तो ये अपना प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया है। आपको स्पष्ट करना है कि पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो देखना इसमें कि प्रथम स्थिति पैदा कर दी थी कि जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो पहला तो यह हुआ कि इस आंदोलन के कारण, कौन सा? विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। दूसरा यह है कि इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में क्या कर दी गई? वृद्धि की गई। हम देख रहे हैं ये अंग्रेजों की नीति है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय बढ़ेगा, युद्ध हो रहा है तो रक्षा व्यय तो बढ़ना ही है। दूसरा, जब रक्षा व्यय बढ़ेगा तो युद्ध के नाम पर कुछ कर्जे लिए जाएंगे या फिर जो टैक्स है उनमें वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा सीमा शुल्क भी बढ़ाया गया।
ये इन सारे कामों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना या विद्वेष या विद्रोह की भावना आ रही है। आयकर की शुरुआत भी की गई, इनकम टैक्स की शुरुआत भी की गई। युद्ध के दौरान कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। तो युद्ध के दौरान हमेशा यही होता है कि जो महंगाई है, जो वस्तु की कीमतें वो बढ़ जाती हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में भी काफी गुस्सा था। तो युद्ध में अधिक से अधिक सैनिकों की जरूरत थी, तो ज्यादा से ज्यादा गांव से लोगों को भर्ती किया गया। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा कि गांधी जी भी युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे कि वह ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो, इसलिए उनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है गांधी जी को। तो ये हो गया अपना, जबरन भर्ती किया गया गांव से युवाओं को। युद्ध के दौरान कीमतें लगातार बढ़ रही है, आयकर की शुरुआत की, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और करों में वृद्धि की गई और रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई। अगला देखते हैं, देश में बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्यान्नों में भी क्या आ गई, कमी आ गई। क्योंकि युद्ध के दौरान खाद्यान्नों की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में अकाल की स्थिति आ गई, तो खाद्यान्नों की कमी हो गई। एक फ्लू नाम की बीमारी भी उस समय हो गई और अकाल के कारण लाखों लोग मारे गए। ध्यान रखना, फ्लू महामारी हुई और अकाल या दुर्भिक्ष से अकाल के कारण लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्ति के बाद उनकी मुसीबतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब कारणों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या दिया, इन्होंने योगदान दिया। भाई लोगों को यही सोच रहा था, जैसे गांधी जी ने भी यही सोचा था, ये सोच के अंग्रेजों की मदद की कि हो सकता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे या उनको कुछ रियायतें देंगे या उनको कुछ छूट देंगे, लेकिन ऐसा युद्ध के बाद नहीं हुआ। लोग परेशान ज्यादा हुए, लेकिन लोगों को इसके बदले मिला कुछ नहीं। ठीक है, और मिला तो क्या मिला बाद में युद्ध के बाद, रोलेट एक्ट, 1919 का रोलेट एक्ट कानून। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो है लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति भारी गुस्सा था। इस कारण लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हुई और उनके मन में ये आया कि अब अंग्रेजों से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से उनकी मदद नहीं करने वाले हैं। तो ये सब कारण रहे कि लोगों में जो आंदोलन के प्रति है जो भाव जागृत हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेता गया वो। ठीक है, इतनी बातें आपको इनमें ध्यान रखनी है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा। ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और दांडी यात्रा के बाद ये शुरू किया गया। इस यात्रा के बाद, दांडी यात्रा के बाद। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो पहली बात तो यही होगी कि कब शुरू किया गया, 1930 में। फिर दांडी यात्रा का आयोजन कब किया गया, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, और 6 अप्रैल के बाद उसी दिन से हम मान लेते हैं क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1930 में। दूसरा, साइमन कमीशन 1928 में आया था, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका था। तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध भी किया था। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसने भारतीयों के विरोध के बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो साइमन कमीशन का हमने विरोध किया था, भारतीयों ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस कारण भी भारतीयों के मन में क्या था, गुस्सा था, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तीसरी, यह आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ने का क्या किया था, निश्चय किया था। ये हमने यहाँ देख लिया। तो इसकी शुरुआत दांडी यात्रा के साथ ही होती है। आगे देखते हैं, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 वॉलंटियरों के साथ यह यात्रा शुरू की थी। कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा। ये हम देख चुके कि कितने अनुयायियों वॉलंटियरों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी, अपने 78 अनुयायियों के साथ। और कब की थी, 12 मार्च 1930 को, और कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक। अगला देखते हैं, यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर खत्म होती है। तो यह भी ध्यान रखना है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू होती है और दांडी तक जाती है। और कितने किलोमीटर, 240 किलोमीटर। आगे देखते हैं, और कितने दिन, 24 दिन। दांडी यात्रा कितने दिन, देखो, 12 मार्च 6 अप्रैल, कितने दिन हो गए, 24 दिन। कितने दिन, 24 दिन। कितने किलोमीटर, 240 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 240
40 किलोमीटर, कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। तो आपको इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है। 24 दिन तक रोज रोज लगभग कितने 10 मील चलते थे और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त किया और नमक कानून का उल्लंघन भी किया। और यहीं से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का क्या किया? उल्लंघन किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। गांधी जी सहित अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया। आखिर में देखेगा तो अंत में गांधी इरविन समझौता हो जाता है। अंत में देखें तो वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का क्या किया? निश्चय किया। तो ये दोनों ये समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, कौन से गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कहां जाते हैं? लंदन। ठीक है ना? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कहां जाते हैं? लंदन। ये बातें आपको, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि इसके कार्यक्रम क्या क्या थे। ये लोग विद्यालय जाना छोड़ दिया, लोगों ने अदालतें छोड़ दी, वकीलों ने, और सरकारी जो राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान भी वही कार्यक्रम हुए थे। तो जो कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के दौरान हुए थे उन लगभग वैसे ही कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी किए गए थे कि महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों की पिकेटिंग वगैरह करना, है ना, यानी कि उनके शराब की दुकानों के साथ धरना देना सामने, या विदेशी वस्त्रों की होली जलाना या उनका बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, ये सब कार्यक्रम असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपकी बुक्स में जो रह गए हैं अपने टॉपिक वो भी आपको ध्यान रखने हैं। मूल हमने पूरा चैप्टर देख लिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गई है बातें तो वो आप एक बार जरूर देख ले पार्ट में। इस प्रकार हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आया होगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।